हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज हम एक बार फिर से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट हम उसका कर चुके हैं। बुक थर्ड है हमारी, थीम इन द इंडियन हिस्ट्री, पार्ट थर्ड। और इस वीडियो के अंदर हम जो फर्स्ट पार्ट किया है तो उसके अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई है और किस तरीके से उन्होंने बंगाल के ऊपर इन्वेडेड किया, कब्जा किया और वहाँ पर ज़मींदार सिस्टम को अडॉप्ट किया। और उसके अंदर ज़मींदार को इंटरमीडिएट्स बनाकर वो अपनी एक फ़िक्स अमाउंट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इनकम जनरेट कर रहे थे। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है जोतेदार। अब जोतेदार कौन है? जो गांव के अंदर रहने वाले जितने भी रिच पीसेंट है, जिसके पास एक वास्ट लैंड एरिया है जो उन्होंने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उन लोगों को यहाँ पर बोला गया है जोतेदार। तो यहाँ से इसकी हम डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है हमें, द रिच क्लास ऑफ द पीसेंट इज़ नाउन एज जोतेदार। कि जो रिच लोगों की क्लास है, एक ग्रुप है पीसेंट का जो पर्टिकुलर किसी विलेज एरिया में रह रहा है, जिनके पास 300, 400 या 500 एकड़ तक लैंड है, तो उन लोगों को यहाँ पर बोला गया जोतेदार। दे कंट्रोल ओवर दी वास्ट एरिया ऑफ लैंड, और इनका बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा है, राइट है, इसको ये कंट्रोल करते हैं। एंड हैव पावर ऑन दी पुअर पीसेंट, और जितने भी पुअर पीसेंट हैं इनके ऊपर इनका प्रॉपर कंट्रोल है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका कंट्रोल कैसे है। अब सिस्टम क्या है कि सबसे पहले मान लो कि किसी गांव के अंदर कोई जोतेदार है जिसके पास एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया है। अब जो छोटे जो पुअर पीसेंट हैं उनके पास अपने अपने प्लॉज हैं। प्लॉज का मतलब होता है हल। जैसे उनके पास हल हैं, जैसे इक्विपमेंट होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, जितने भी पुअर पीसेंट है वो अपने जितने भी प्लॉज हैं वो यहाँ पर जोतेदार के खेत में लेकर आएंगे और इनको यहाँ पर नाम दिया गया शेयर क्रॉपर। अब शेयर क्रॉपर का क्या मतलब होता है कि जितनी भी वहाँ पे क्रॉप्स पैदा होंगी उनमें से कुछ शेयर मिलेगा जोतेदार को और कुछ शेयर मिलेगा जो वहाँ पर काम करने वाले पुअर पीसेंट हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी फार्मिंग करनी है किसी जोतेदार के पास, और उसके बाद जितनी भी यहाँ पर प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्शन में से 50% से ज़्यादा जो पार्ट है वो रखेगा जोतेदार, जो कि ज़मीन का मालिक है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा एरिया है लैंड का, और उस लैंड एरिया के अंदर वो पर्सन दूसरे जो छोटे पीसेंट हैं उनसे काम करवाएगा, और जितनी उन्होंने मेहनत की है उसका कुछ पार्ट है जो वो मिल जाएगा मेहनत करने वाले पुअर पीसेंट को। तो इसमें ऑनर है हमारे पास जोतेदार, और जो पुअर पीसेंट है इनके पास प्लॉज हैं, और ये अपने प्लॉज लेकर यहाँ पर काम करेंगे वास्ट एरिया के अंदर, और उसका 50% से ज़्यादा पार्ट रखेगा मालिक, और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए इनको फूड के लिए जो फूड ग्रेन्स चाहिए वो मिल जाएंगे जोतेदार को। तो ये सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं जोतेदार। अब उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो ब्रिटिश के द्वारा टैक्स कलेक्शन किया जाता है उसको हम बोलते हैं जामा। रेवेन्यू का दूसरा नाम है हमारे पास जामा। अब उसमें एक एमसीक्यू है, जोतेदार को दो नाम आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, एक है आदिहार और दूसरा है बरगरदार। ये दोनों नाम एमसीक्यू के लिए नोट करने हैं। जोतेदार का ही दूसरा नाम आदिहार, और इसी को एनसीईआरटी के अंदर बरगरदार नाम जो दिया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये है कि जो ज़िम्मेदार सिस्टम है, ज़िम्मेदार हैं जो वो अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं, उनका डोमिनेशन अर्बन एरिया के अंदर है। वो सिर्फ कभी कभार रूरल एरिया में आते हैं और वहाँ से अपना रेवेन्यू कलेक्शन कर कर ले जाते हैं। लेकिन जो जोतेदार हैं ये रूरल एरिया में स्ट्रॉन्ग है, रूरल एरिया के अंदर इनका डोमिनेशन है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, और ये छोटे पुअर पीसेंट से काम करवाते हैं, और जिसकी वजह से ये जोतेदार धीरे धीरे वहाँ पर रूरल एरिया के अंदर जो पुअर पीसेंट है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग होते गए, और जो ज़िम्मेदार है उनकी धीरे धीरे कंडीशन है वो डाउन आती गई। अब जैसे जैसे 18th सेंचुरी का एंड आता गया तो उसके बाद ज़िम्मेदार हैं जो उनकी जो ज़मीनें हैं उनके पास पेमेंट टाइम पर नहीं आ रही थी, क्योंकि जो रॉयट्स थे वो अपनी पेमेंट
डेलिबरेटली रोक देते थे, तो जिसकी वजह से ज़िमीदार अब डाउन आने लग गए रूरल एरिया के अंदर, और जो जोतेदार हैं ये एकदम से एमरजेंस होने लग गए। अब बात यह है कि अगर जैसे जैसे मान लो कि जोतेदार एमरजेंस होंगे और ज़िमीदार की कंडीशन डाउन आएगी, तो ज़िमीदार आराम से बैठने वाले तो है नहीं, उनको भी पता है इस चीज़ का कि हमने अपने आप को कैसे डोमिनेट करना है। अब डोमिनेट करने के लिए जो ज़िमीदार हैं उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ की, टैक्टिस यूज़ की, ताकि वो अपनी ज़मीनों को दोबारा से रिकवर कर सके। तो सबसे पहले एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट लेके आई कि अगर मान लो कि किसी भी पर्सन की ज़मीन, कोई भी ज़मींदार है, उसका मान लो एक लैंड एरिया है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल है, अगर ये लैंड का एरिया अगर वो अपनी मदर के नाम पर ट्रांसफ़र करता है, यानी कि फ़ीमेल के नाम पर ट्रांसफ़र करता है, तो इस ज़मीन का ऑक्शन नहीं होगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया। तो इसी एक्ट का बेनिफिट लेकर जो ज़िमीदार हैं उन्होंने अपनी जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी उनके पास लैंड एरिया है, वो लैंड एरिया उन्होंने अपनी मदर के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब मदर के नाम पर ट्रांसफ़र करने के बाद उस लैंड का ऑक्शन नहीं हो सकता। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है राजा ऑफ बुर्दवन, उन्होंने अपनी जितनी भी ज़मीन थी उसका बहुत सारा पार्ट है जो अपनी मदर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से अगर वो टाइम पे मान लो कि रेंट नहीं पेड कर पाता तो उस ज़मीन का ऑक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो बड़े बड़े ज़िमीदार थे उन्होंने अपनी जो ज़मीन है, अपनी लैंड है, उसको अपनी मदर के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो लैंड है वो ऑक्शन होने से बच गया। पहली टैक्टिक तो इन्होंने ये यूज़ की, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्ट पास ना करते तो शायद उनकी जो ज़मीन है ज़िमीदार की, वो उनके हाथ से निकल जाती। अब जो इसके बाद दूसरा मेथड यूज़ किया गया, उस मेथड के अकॉर्डिंग जो ज़िमीदार है, सपोज़ करो कि अगर किसी ज़िमीदार की ज़मीन ऑक्शन होने के लिए, सेल होने के लिए चली जाती है, तो ज़िमीदार क्या करते थे, जैसे यहाँ पे मान लो ऑक्शन हो रहा है, यहाँ पर ज़मीन की नीलामी हो रही है, तो ज़िमीदार इस ऑक्शन के अंदर खुद के जो रिलेटिव्स हैं उनको भेज देते थे, अपने किसी फ्रेंड को भेज दिया कि तुम जाकर वहाँ पर एक बार बोली दे देनी है आपने और ज़मीन ले लेनी है, क्योंकि ये ज़िमीदार का ही दोस्त है या उसका कोई रिलेटिव है। तो ज़मीन कहने के लिए तो किसी रिलेटिव के नाम पर अंग्रेज़ों ने ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन वो रिलेटिव किसका बंदा है, वो पर्सन ज़िमीदार का ही कोई दोस्त या उसका रिलेटिव है। किसी को भी वहाँ पर वो एजेंट बनाकर भेज देते थे, और इस तरीके से जो रिलेटिव, कहने को तो रिलेटिव मालिक है ब्रिटिश की नज़रों में, लेकिन एक्चुअल में वो ज़मीन किसके पास रहेगी, उसी ज़िमीदार के पास रहेगी जिसकी ऑक्शन हुई थी। और इस तरीके से जो ज़िमीदार है उन्होंने अपनी ही ज़मीनों को किसी पर्सन दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र करवा के रियल जो मालिक है वो खुद वही ज़िमीदार रहेगा जिसकी पेमेंट पहले डिफ़ॉल्ट हुई थी। और जो ये रिलेटिव है या जिसको वहाँ पर एजेंट बनाकर भेजा गया है, ये सिर्फ एक नॉमिनल ऑनर है, रियल ऑनर इसका कौन रहेगा, ज़िमीदार ही रहेगा। और ब्रिटिश को लगता है कि हमने जो ज़मीन है वो जिस पर्सन को दी है वो अब इसका नया मालिक है, लेकिन एक्चुअल में वो जो रिलेटिव या जो वो एजेंट है वो सिर्फ ब्रिटिश की नज़रों में मालिक है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो उसका मालिक रियल में कौन है, वही ज़िमीदार है जिसकी ज़मीन इस रिलेटिव के नाम पर ट्रांसफ़र हुई थी। तो ये टेक्निक है जो वो ज़िमीदारों ने यूज़ की। अब ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं कि एक बार ही चलता था। जैसे मान लो कि ज़िमीदार की ज़मीन की नीलामी हुई तो उसने पहली बार किसी एजेंट को भेज दिया, 1 साल के लिए इसके पास ज़मीन आ गई। अब ये मान लो कि पेमेंट नहीं देगा, डेलिबरेटली वो जानबूझकर पेमेंट रोक देगा। अगली बार दोबारा फिर इसका ऑक्शन होगा तो किसी एजेंट नंबर 2 को भेज देगा नेक्स्ट ईयर, तो ये पेमेंट रोक देगा। अगली बार ज़िमीदार किसी और को एजेंट बनाकर भेजता रहेगा और बार बार वो एजेंट चेंज करता रहेगा, लेकिन जो ज़मीन है वो रियल में कौन रहेगी, इसके पास, ज़िमीदार के पास रहेगी। तो ये गेम वहाँ पर ब्रिटिश के साथ ज़िमीदारों ने खेला। ठीक है, इस तरीके से जैसे वहाँ के बताया गया कि जो राजा है बुर्दावन के और इसके साथ बड़े जो 4 ज़िमीदार हैं, इन्होंने लगभग 30 लाख रुपए की जो ज़मीन, बेनाम ज़मीन है, वो बार बार ख़रीदी और हर बार जो पेमेंट है वो नहीं दी, क्योंकि वो किसी और को एजेंट बनाकर, अगली बार किसी और को बनाकर जो ज़मीन है उसका जो रेंट है वो हर बार खा जाते थे। तो लगभग 30 लाख रुपए इस तरीके से इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्रिटिश के इनके हाथ में आ गए। अगर मान लो
ज़िमीदार की ज़मीन खरीदने के लिए कोई बाहर से पर्सन आ जाता है जिसको ज़िमीदार नहीं जानता, उसका एजेंट नहीं है, तो उसको ऑक्शन से पहले ही जो ज़िमीदार ने अपने गुंडे पाले हुए हैं, उन्होंने अपने गुंडे वगैरह रखे हुए हैं, जो भी उन्होंने पर्सन रखे हुए हैं मसल पावर के लिए, वो बाहर की बार उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देते, उसको धमकी देते थे कि अगर आप ऑक्शन में आए तो आपको मार दिया जाएगा। तो इस तरीके से ज़िमीदार किसी बाहर के पर्सन को ऑक्शन में आने ही नहीं देता ताकि वे बिड ना दे सके, बोली ना दे सके। और इस तरीके से जो ज़िमीदार है वो अपने ही पर्सन्स को बार बार उस बिड के अंदर भेजकर, ऑक्शन के अंदर भेजकर ज़मीनों को रिकवर कर लेते थे और किसी बाहर के पर्सन को आने से पहले ही, बिड से पहले ही, उसको ऑक्शन से पहले उसके ऊपर अटैक कर देते थे। तो इस तरीके से जो ज़िमीदार है उन्होंने अपनी जो लैंड है वो उसको रिकवर कर लिया। तो ये टैक्टिक यूज़ करी गई ज़िमीदार्स के द्वारा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट ब्रिटिश के द्वारा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके द्वारा 1813 के अंदर प्रेजेंट करी गई। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, अब जैसे हमने पढ़ा कि 1757 से लेकर 1813 तक कंटिन्यूसली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल के अंदर या मद्रास के अंदर जितनी भी उनके पास लैंड है उससे वो कंटिन्यूसली रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ज़िमीदार से करें या किसी पीसेंट से या रॉयड से करें। अब जितनी भी वहाँ से पेमेंट आ रही है, रेवेन्यू आ रही है, अब उस रेवेन्यू में से जितना भी उनको प्रॉफिट हो रहा है, अब वो क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट होता है उसको मार्केट के अकॉर्डिंग कम दिखाते हैं कि हमें प्रॉफिट कम हुआ है, और इसकी जितनी भी रिपोर्ट है वो सारी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके पास भेजी जा रही है। अब रियल में रेवेन्यू तो होता था ज़्यादा, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रेवेन्यू को जानबूझकर कम दिखाती थी कि इस बार पेमेंट नहीं आई या किसानों की जो क्रॉप्स है वो फेलियर होगी। इस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉफिट कम दिखाए ताकि कंपनी खुद ज़्यादा पैसा कमा सके। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब इस चीज़ का पता लगा कि जो कंपनी है वो भारत के अंदर पैसा तो ज़्यादा कमा रही है लेकिन वो हमें शो कम कर रही है, तो इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1813 के अंदर, और इस एक्ट को हम बोलते हैं फिफ्थ रिपोर्ट। अब ये फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर कंप्लेन करने वाले पर्सन कौन है, सबसे पहली कंप्लेन तो यहाँ पर गई ज़िमीदार्स के द्वारा कि कंपनी हमारे से पैसा बहुत लेती है लेकिन वो आपको प्रॉफिट कम दिखाती है। अब दूसरे इसके अंदर कंप्लेंट फाइल करने वाले जिन्होंने कंप्लेंट की है वो पर्सन है कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब क्या है कि जैसे हम पहले बता के आए कि जैसे हमारे पास ये ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, अब ये आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पर्सन को रखते हैं जो पेमेंट कलेक्ट करेगा, जिसको मैंने बताया था कि अलमा बोलते हैं। अब अलमा कहाँ से पेमेंट लेगा, ज़िमीदार से, और ज़िमीदार आगे पेमेंट कहाँ से लेगा, पीसेंट। पीसेंट पेमेंट करेगा ज़िमीदार को और ज़िमीदार पेमेंट करेगा अलमा को, और अलमा आगे पेमेंट किसको करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब उसी समय क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पर अलमा है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेमेंट कलेक्ट करते हैं, तो उन्होंने देखा कि कंपनी को पेमेंट तो ज़्यादा आ रही है लेकिन जो ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट गई हुई है सारे अमाउंट की वो कम है। तो इसके अंदर बहुत सारे जो कलेक्टर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति लॉयल थे, जिन्होंने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा पैसा कमाती है लेकिन ऊपर रिपोर्ट कम जा रही है, तो कुछ कलेक्टर्स ने इस चीज़ की कंप्लेंट करी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर, अब जितने भी कोर्ट के अंदर जज हैं, जब पेमेंट डिफ़ॉल्ट होती थी या मान लो किसी टीनेंट का और ज़िमीदार का आपस में झगड़ा होता था तो इनका केस फाइल किया जाता था कोर्ट के अंदर, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए कि ज़िमीदार खुद अपने लेवल पर उसके पास कोई जुडिशियल पावर अवेलेबल नहीं है। तो अब ये जुडिशियल्स हैं, इन्होंने देखा कि पेमेंट है जो कम ड्रॉप हो रही है लेकिन केस के अंदर उसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो इसकी वजह से कुछ जो जुडिशियल्स हैं जो लॉयल हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, उन्होंने भी इस चीज़ की कंप्लेंट की कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो वो आपको ज़्यादा पेमेंट डिफ़ॉल्ट दिखा रही है लेकिन पेमेंट डिफ़ॉल्ट कम हुई है। अब उसके बाद आगे स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिशियन कौन होते हैं, जो डाटा कलेक्शन करते हैं। अब कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने भी इस बात की कंप्लेंट की कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो वो डेटा के अंदर काफ़ी कुछ एंट्रीज़ है जो वो छुपा रही है और जिसकी वजह से वो प्रॉफिट क्या दिखा रही है, हमारे कम दिखा रही है। तो ये इन्होंने कंप्लेंट की और इन्हीं की कंप्लेंट के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 के अंदर एक एक्ट पास किया और इस एक्ट को हम बोलते हैं फिफ्थ रिपोर्ट।
अब इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले क्या है कि इट वॉज ब्लेम ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट बंगाल इज़ गिविंग बेनिफिट टू ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली नॉट टू द ब्रिटिश कंट्री, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ से वो बंगाल से बेनिफिट ले रहे हैं, उसका बेनिफिट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है, किसी भी पार्लियामेंट को इसका बेनिफिट नहीं हो रहा है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट गेन करके खुद ही सारा पैसा अपनी जेब में डाल रही है। जिन्होंने उनको वहाँ पर ट्रेड करने के लिए भेजा है, अब जिन्होंने इसको वहाँ पर ट्रेड करने के लिए भेजा है उनको तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, और सारा बेनिफिट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही गेन कर रही है। तो इस चीज़ को लेकर ये एक्ट पास किया गया। अब इस एक्ट में क्या क्या बोला गया, सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड टू कंट्रोल सुपरवाइज एंड एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, की आज के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करेगी, सुपरवाइज़ करेगी कि कंपनी कहाँ से कितना पैसा कमा रही है और कहाँ वो कितनी ज़मीन है जो वो ऑक्शन में दे रही है, उससे कितनी पेमेंट आई है, कितनी डिफ़ॉल्ट हुई है। इन सब का सुपरविज़न और कंट्रोल है वो आज से बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई पर्टिकुलर कमेटी या कुछ मेंबर्स का ग्रुप है वो करेगा। अब दूसरा पॉइंट है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हर मंथ जितना भी पैसा आया है, जितने भी केस लगे हैं, कोई डिफ़ॉल्ट हुई है पेमेंट, तो उसकी हर मंथ एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास हर मंथ आनी ज़रूरी है। अब तीसरा, एक कमीशन इलेक्ट किया जाएगा, एक टीम तैयार करी जाएगी और वो टीम इस चीज़ की इंस्पेक्शन करेगी कि 1757 से लेकर 1815 तक कंपनी ने कितना का मैनिपुलेशन किया है, यानी कि कितना का फ्रॉड किया है, उस सब की रिपोर्ट है जो वो पिछले लगभग 56 ईयर की जो भी रिपोर्ट है वो सारी तैयार करेगी। यानी कि जो बैक डेट के अंदर जितनी भी एंट्रीज आई हैं उन सब का एक जो हिसाब किया जाएगा और उसके अंदर कितना फ्रॉड हुआ है ये सब कुछ कंपनी के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा अगर वो फ्रॉड में पकड़ी जाती है। तो इस तरीके से ये एक्ट पास किया गया और इस एक्ट का नाम है हमारे पास 5th रिपोर्ट।